हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। कई दिनों के बाद वापसी हुई है कैमरे पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 1 मई 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ समझिएगा। वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की करंट अफेयर। लेकिन हाँ, एक चीज और, रिवीजन करना तो भूल ही गए। लास्ट डे का रिवीजन 1 मिनट में जरूर कर लिया करो, उसके बाद आज की करंट अफेयर शुरू किया करो। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को मनाया गया। एलजीबीटी अधिकारों के खिलाफ सख्त कानून अभी इराक ने लागू किया है, 15 साल की सजा। और अभी विजिन्यम पोर्ट जो कि है केरल में और ऑपरेटेड बाय अडानी ग्रुप, इसने ये भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब बनने के लिए मंजूरी पा लिया है। इसके अलावा अभी इंडिया टुडे ग्रुप का न्यूज एंकर सना सना न्यूज एंकर जो कि एआई न्यूज एंकर है, इसने ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 जीता है। द विनर्स माइंडसेट नाम की पुस्तक सेन वाटसन ने लिखी है। पाकिस्तान के नए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं इसाक डार। इसके अलावा कल हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत के औद्योगिक सामानों के आयात में चीन की हिस्सेदारी बढ़कर के 30% हो गई है। जीना जस्टिस जो हैं, ये यूएई की शिक्षिका हैं। इन्होंने कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2024 जीता है। और अभी हाल ही में एलेजेंड्रा मार्सा रोड्रिग्स जो हैं, ये 60 वर्ष की उम्र में मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का खिताब जीती हैं। इसके अलावा प्रसिद्ध कलाकार सुब्रमण्यम धारेश्वर का निधन हो गया। ये यक्षगान के गायक थे। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है क्विकली रिवीजन 1 मिनट में। अब हम लोग बात करेंगे आज की करंट अफेयर की, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, एमजेटी ऐप पर इसकी क्विज और पीडीएफ मिल जाएगी बिल्कुल फ्री में। और इसके अलावा हमारे वीडियो कोर्सेज और ई बुक भी अगर आप लेना चाहते हैं तो वो पेड कंटेंट भी आप ले सकते हैं एमजेटी ऐप पर। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया? तो आयुष्मान भारत दिवस दोस्तों मनाया जाता है 30 अप्रैल को। तो अप्रैल महीने के अंतिम दिन यानी 30 अप्रैल को ये मनाया जाता है आयुष्मान भारत दिवस। आयुष्मान भारत दिवस, ये समझ लो आयुष्मान भारत योजना के लिए सेलिब्रेट किया जाता है, जिसको हम लोग पीएमजेएवाई योजना के नाम से भी जानते हैं, यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जानते हैं। तो उसी योजना के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, आयुष्मान भारत योजना या कहें आयुष्मान भारत दिवस। तो अब वो योजना क्या थी, इसको सुन लो। देखो, आयुष्मान भारत योजना जो है ना, एक प्रकार की ये हेल्थ इंश्योरेंस योजना है। और इसके तहत प्रत्येक जो पात्र व्यक्ति है उसको 5 लाख रुपए तक का प्रत्येक वर्ष के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि वो 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज करा सकता है। केंद्र सरकार इस पैसे का, इस खर्चे का वहन करती है। और ये पूरे भारत में तो 5 लाख है, लेकिन कुछ हिस्सों में इसकी अनुमान जो इंश्योरेंस राशि है वो ज्यादा है। जैसे राजस्थान में 25 लाख है, क्योंकि वहां पर जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उन्होंने चिरंजीवी योजना ऐसी ही शुरू की थी। बाद में वहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो दोनों ने मर्ज कर दिया दोनों योजनाओं को। तो वहां पर पीएमजेएवाई चिरंजीवी योजना है। ठीक है, तो वहां पर कुछ ऐसे एक्सेप्शन एरिया है जहां पर 5 लाख से ज्यादा की है, बाकी सभी जगह 5 लाख तक की दवाइयां, इलाज मुफ्त कराया जा सकता है। ठीक है जी। अभी वर्तमान में अगर बात करें तो 10.74 करोड़ से ज्यादा गरीब व्यक्ति जो हैं इसका लाभ उठा रहे हैं। पीएमजेएवाई योजना को ही आयुष्मान भारत योजना कहते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 23 सितंबर 2018 से। झारखंड के रांची में प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना का उद्घाटन किया था। और ये दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कहां से और कब। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, ये भी ध्यान रखना। चलिए, ये प्रमुख दिवस हैं जो मैंने आपको कल बताया था, तो आज मैं नहीं बताने वाला हूं। जिनको जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले लें, क्योंकि अप्रैल मंथ समाप्त हो चुका है। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि इसकी क्विज आपको एमजेटी ऐप पर डला दी जाएगी, तो एमजेटी ऐप पर बिल्कुल रैंडम तरीके से क्विज दे दी गई है, सीरियल वाइज नहीं, रैंडम तरीके से दे दी गई है, जिससे आप बेहतरीन तरीके से रिविजन कर सको। दिवस और थीम का एमजेटी ऐप पर क्विज जाकर के आप जरूर सॉल्व करो और स्कोर आकर के हमें जरूर बताना कितना सही हुआ। अगला, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार कहां पर दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाया जा रहा है? दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा ये बन रहा है दुबई में। भाई देखो, दुबई जो है ये यूएई की सिटी है, यूनाइटेड अरब अमीरात की। यूएई वाले ना कहते हैं या तो पहला रहेंगे और या तो सबसे बड़ा रहेंगे। तो यहाँ पर देखो, सबसे बड़ा बनाने जा रहा है ये एयरपोर्ट। या तो ये हर मामलों में पहले रहते हैं, रहना चाहते हैं,
नंबर वन रहना चाहते हैं, या तो ये सबसे बड़ा सबसे ग्रैंड करते हैं। तो यूएई ने अभी अनाउंस किया है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाएगा। इसका आप कितना बड़ा है अंदाजा आप ऐसे लगा लो कि वर्तमान में जो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, उसका भी ये 5 गुना बड़ा होगा, और 5 तो रनवे इस पे हो गए एक साथ। तो ये देखो दुनिया का सबसे बड़ा बनने जा रहा है, और यूएई इस पर खर्च भी खूब करेगा। लगभग $35 बिलियन इस पर यूएई खर्च करने जा रहा है। तो ये मेगा प्रोजेक्ट होने जा रहा है यूएई का। दुबई में बनेगा ये एयरपोर्ट, नाम होगा अल मखतूम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। यूएई के अगर बारे में हम लोग बात करें, एशिया के मैप में देखोगे तो यहाँ पर अपना प्यारा भारत दिखेगा, एशिया में ही देश है यूएई। आप देखोगे तो यहाँ पर एक छोटा सा देश दिखेगा, ये है यूनाइटेड अरब अमीरात। ये 7 अमीरात का एक ग्रुप है, इसीलिए यूनाइटेड अरब अमीरात कहते हैं। 7 अरब अमीरात का एक ग्रुप है, ठीक है जी। तो जिसमें आप दुबई, अबू धाबी वगैरह सुनते हो, तो अबू धाबी जो है उसको राजधानी मिल गई है कि वो राजधानी है। दुबई जो है उसका है, एक और है ऐसे ही सरजा है, ऐसे बहुत सारे इसके अमीरात हैं, 7 अमीरात टोटल, ठीक है। और करेंसी आप जानते हो यूएई दिरहम होती है, और मोहम्मद बिन जायद अल नहयान जो है यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने ब्रिटिश हाई कोर्ट में अपनी कोविड-19 वैक्सीन के गंभीर साइड इफेक्ट के आरोपों को स्वीकार किया? ये क्वेश्चन कल चर्चे में रहा, और कल मैंने इस पर एक वीडियो भी दी हुई है। एस्ट्रेजेनेका ने ब्रिटिश हाई कोर्ट में अपने वैक्सीन में कुछ खामियों को एक्सेप्ट किया है, फाइनली एडमिट किया है कि हाँ हमारी वैक्सीन से कुछ साइड इफेक्ट, कुछ गंभीर साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा है कि ये ऐसा रेयर केसेस में हो सकता है। एक्चुअली में उन पर ब्रिटेन में 51 से ज्यादा केसेस दर्ज हैं एस्ट्रेजेनेका पर, और उसी मामलों की सुनवाई चल रही थी। तो कुछ डॉक्यूमेंट इसने पेश किए हैं, और उस डॉक्यूमेंट के थ्रू इन्होंने बताया है कि हाँ हमारी वैक्सीन से, हमारे फार्मूले वाली वैक्सीन से कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, टीटीएस टाइप के। ये साइड इफेक्ट क्या हैं, कैसे होते हैं, कैसे इफेक्ट डाल सकते हैं, इन सबको अगर आपको जानना है तो ये जो मैंने कल आपको वीडियो दी थी ना, इसको आप जरूर देखिए कि कैसे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ गया है इस वैक्सीन को लेकर के। अब इंटरेस्टिंग बात सुनो, जो एस्ट्रेजेनेका है ना, इसी के फार्मूले पर अपनी भारत की कोविशील्ड बनी है, और कोविशील्ड आप सब जानते हो 80% से ज्यादा भारतीयों को लगाई गई है भारत में कोविशील्ड। और सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया के 170 से ज्यादा देशों को भारत ने चिपका दिया है ये वैक्सीन, तो उन सभी को भी कोविशील्ड लगी है। तो कोविशील्ड जो है क्या घातक है कि नहीं, इससे हार्ट अटैक का खतरा आ सकता है कि नहीं, किस प्रकार से ये खतरनाक हो सकता है, सबको जानना है तो डिटेल वीडियो ये देखिएगा, कल ही ये मैंने अपलोड करी हुई थी। फिलहाल अभी तक बात करें तो कोविशील्ड जो है 1.75 अरब डोज लग चुकी है भारतीयों के। ये डोज की बात हो रही है, क्योंकि कई कई लोग 2 डोज लगवाए, कई कई लोग 3 डोज लगवाए हैं, ठीक है ना। कुछ लोग, जैसे कल एक लोग कह रहे थे कमेंट के, सर मैंने एक ही डोज लगाई अच्छा हुआ। तो देखो अच्छा हुआ कि नहीं वो जानना है तो आप कल वाली वीडियो देख लो, समझ में आ जाएगा। फिलहाल एस्ट्रेजेनेका वो कंपनी है जिसकी 2 वैक्सीन, एक तो कोविशील्ड इसके फॉर्मूले पर बनी थी, और एक वैक्सजेवेरिया, ये दोनों ही वैक्सीन जो है ये इसी के फॉर्मूले पर बनी थी, जिसके टीटीएस टाइप के गंभीर साइड इफेक्ट देखने के मामले की पुष्टि हुई है, ठीक है। हालांकि ये बहुत रेयर केसेस में आता है। अगेन मैं बता दूं, जैसे कल की वीडियो जो मैंने बनाई, इसमें बहुत लोग डर रहे थे कि सर मेरा क्या होगा, मैंने भी लगवाई मेरा क्या होगा। भाई मैंने भी कोविशील्ड लगवाई है। तो देखो ये बहुत ही रेयर केस में है। इंडिया में अगर बात करें तो 0.00001% में ऐसा मामला देखने को मिला हुआ है। और ब्रिटेन में बात करें जहां पर ये पेश किया गया था मामला, जहां पे सुनवाई हुई, वहां 0.0002% केसेस में ऐसा देखने को मिला था, ठीक है। तो इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और दूसरा जो सबसे बड़ी आपकी घबराहट मैं दूर कर दूं, जब आपने पहली डोज लगवाई थी तो उससे 42 दिन के भीतर भीतर अगर आपको लक्षण दिखना होगा तो वो दिख गया होगा। अगर आप उस दिन को पार कर गए हैं तब आपको कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे अगर बात करें तो मैक्सिमम लोग, आप में से जितने लोग देख रहे हैं, उनको वैक्सीन की पहली डोज लगवाए हुए लगभग लगभग 2 साल तो हो ही गए होंगे, या 1.5 साल 1 साल हो गए होंगे। तो उनको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जब आप पहली डोज लगवाओगे तो 3 से 45 दिनों के अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि वो वैक्सीन आपके लिए सूट कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। उन्हीं में साइड इफेक्ट देखने को मिला है। हाँ,
विरोध करना है तो विरोध का आप कर सकते हो उन मामलों को लेकर के जिनसे ये समझ लो कैजुअलिटीज हुई थी। तो मतलब जो इफेक्ट दिखना था, जिनको निपटाना था वो निपटा चुकी है, उनको लेकर के आप जरूर कह सकते हो आप अपने लिए चिंता नहीं करो, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, आप अभी सेफ हो, कमेंट कर पा रहे हो, कर दो कमेंट। आगे, हाल ही में निम्न में से किस कंपनी को प्रतिष्ठित नवरत्न का दर्जा दिया गया? तो देखो, नवरत्न, मिनी रत्न, महारत्न मैं आपको कई बार लगातार बताता रहता हूं। तो यहाँ पर अभी हाल ही में एक कंपनी है, कौन सी कंपनी है? भारत डायनेमिक्स नहीं, भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी, देखो इरेडा, ये देखो शॉर्ट फॉर्म ही ज्यादा याद रहता है, तो फुल फॉर्म आ जाता है तो कंफ्यूजन बढ़ जाती है। इरेडा जो कंपनी है इसको अभी नवरत्न का दर्जा मिल गया है। अगर आपको याद हो, देखो अगर शेयर वगैरह लगाना है ना तो इस पे लगा दो, जम करके बहुत तेजी से बढ़ रही है। अभी मैंने 6 महीने पहले आपको बताया था कि इसको मिनी रत्न कैटेगरी बी से मिनी रत्न कैटेगरी ए में किया गया था, और अब देखो मिनी रत्न से अब नवरत्न में पहुंच गई है 6 महीने के अंदर ही। अब आगे आने वाले दिनों में जिस प्रकार से बढ़ रही है, महारत्न भी बन सकती है, और जानते ही हो जैसे जैसे ये अपग्रेड होती जाएगी तो वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो इरेडा एक्चुअली में है कौन सी कंपनी, क्यों इसका ये सब कुछ बढ़ता जा रहा है? एक्चुअली में भारत जो है वो नवीनीकरण ऊर्जा की तरफ, रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ तेजी से बढ़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ग्रीन एनर्जी की तरफ पूरी दुनिया बढ़ रही है। ऐसे में इरेडा जो है ये भारतीय सरकारी कंपनी है और ये नवीनीकरण ऊर्जा के विकास पर काम करती है, तो इसलिए इसको बढ़ावा भी मिल रहा है और इसकी वैल्यू भी बढ़ रही है, वैल्यूएशन बढ़ रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है। जब ये सब चीजें हो रही है तो इसका स्टेटस भी बढ़ता जा रहा है। अभी ये नवरत्ना कैटेगरी में आ चुकी है। इसका फुल फॉर्म है इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, यानी इरेडा। तो ये नवरत्न का स्टेटस पा चुकी है। 1987 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और प्रदीप कुमार दास जी इसके अध्यक्ष हैं। क्लियर है जी? अब ये सरकार से बिना किसी अनुमोदन के 1,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट कहीं पर भी कर सकती है। अगला देखते हैं, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। अगला, हाल ही में भारतीय वायुसेना और नौसेना ने कौन सी सुपरसोनिक हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल का को शामिल किया? तो इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में अभी एक मिसाइल शामिल हुई है जो हवा से जमीन पर, यानी कि एयर टू सरफेस मार करती है। एयर टू सरफेस की अगर बात आए तो इसका मतलब समझिएगा कि फाइटर प्लेन में वो लगती है मिसाइल और वो जमीन पर बने टारगेट्स को ध्वस्त करती है। ठीक है ना? जैसे पाकिस्तान के कोई बंकर हो गए, कोई उनके ऐसे कमांड सेंटर हो गए, उनको ध्वस्त करना हुआ तो फाइटर प्लेन से जो लगा करके ध्वस्त किए जाते हैं ना, एयर स्ट्राइक वगैरह, तो उसमें वो मिसाइल यूज की जाती है। तो ऐसी कौन सी मिसाइल है इनमें से जो अभी भारतीय वायुसेना और नौसेना ने शामिल किया है? वो है रैमपेज। रैमपेज मिसाइल को इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स ने शामिल किया है। ये सुखोई में और मेघ में, इन सब सीरीज में जो भारतीय विमान है उनमें फिट किए जाएंगे और आगे काम किए जाएंगे। इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि ये लॉन्ग रेंज की है और सुपरसोनिक की है। लॉन्ग रेंज की, देखो सुपरसोनिक की आप ऐसे ही वैल्यू समझ लो कि भी ब्रह्मोस हम लोगों ने छोड़ा था, पाकिस्तान को नजर भी नहीं आया, और वहां पर जाकर के हम लोगों ने सैंपल दिखा दिया दुनिया को और फिर फिलीपींस को बेच भी दिया। तो ऐसे ही ये भी सुपरसोनिक है। दूसरी बात, ये लॉन्ग रेंज की है। लॉन्ग रेंज की है तो मतलब आप समझो कि पाकिस्तान को अटैक करने के लिए पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत दूर से ही निशाना लगा करके वहां पर चिपका दिया जाएगा और वो अपना काम कर देगा। तो 250 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। भारतीय वायुसेना में इसे अक्सर हाई स्पीड लो ड्रैग मार्क 2 के नाम से जाना जाता है। ये बनाया किसने है, दिया किसने है? तो इजराइल की कंपनी है दोस्तों, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और इजरायली मिलिट्री इंडस्ट्रीज, इसने मिलकर के इसे बनाया है। आपको अगर याद हो, मेरी वीडियोज अगर आप रेगुलर फॉलो करते होगे, तो मैं अक्सर आपसे कहता रहता हूं ये जो युद्ध होते हैं ना, ये हथियार बेचने के लिए किए जाते हैं, कराए जाते हैं, किए जाते हैं। मैक्सिमम हाथ अमेरिका का रहता है और मतलब कि खिलाड़ी वही है, बस युद्ध क्षेत्र अलग अलग होते हैं और बाद में वो अपने हथियार बेच देता है, किसी एक को सपोर्ट करके बेच देगा, वही को सैंपल दिखा करके। इस बार इसराइल ने ही वैसा किया है। इसराइल ने ईरान को, हमास को जो अटैक्स किए या फिर जो डिफेंड किए उनके अटैक्स, तो उसके थ्रू अपना एक अच्छा खासा मार्केट बना लिया है, समझ लो। तो अब आने वाले टाइम पर आपको बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी कि इसराइल ने ये बनाया और उसको देश खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने सैंपल दिखा दिया है कि देखो भाई हमारी क्षमता क्या है, हम कैसे आपकी सुरक्षा कर सकते हैं। अब एयर डिफेंस सिस्टम के लिए जैसे जाना जाता है इसराइल,
इसके अलावा आप मिसाइल जो है ये बनाया हुआ है रैमपेज, इसको भी इसने दिखा दिया है। तो ये सब चीजें चलता रहता है। फिलहाल सैंपल यहाँ दिखाते हैं, बेचते कहीं और हैं। जैसे हम लोगों ने किया था फिलीपींस में बेचा, ठीक है ना, ब्रह्मोस का। बाकी हम लोग इस मिसाइल को सुखोई 30 MKI, मिग 29, जगुआर, इन सभी फाइटर प्लेन में लगा सकते हैं। आगे, और हाँ, कल के लिए तैयार रहना सभी लोग। देखो, कल है अपना बर्थडे, साल में एक ही बार आता है, जैसा कि आप सबका भी आता होगा, कुछ लोग का नहीं आता होगा, 4 साल में आता होगा। लेकिन कल जो है आपको एक बहुत बड़ा उपहार दिया जाएगा। इस अवसर पर आपको बिगेस्ट डिस्काउंट दिया जाएगा। तो आप MZT ऐप इंस्टॉल करके रखो। कोर्स पर जितने भी वीडियो कोर्सेज हैं, जिनको 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 आपको लगता है कि जाकर के हमको परचेज करना है, उनके डेमो देख डालो। ई बुक कोई लेनी है तो ई बुक वगैरह जाकर के देख लो कि कौन सी लेनी है, कैसी लेनी है। क्योंकि कल जो ऑफर दिया जाएगा, तो अभी पेमेंट गेटवे पूरी तरीके से लग नहीं पाया है, तो आपको पेमेंट यहाँ पर करना होगा व्हाट्सएप करने करके बाद। तो यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा रहेगी। व्हाट्सएप करोगे आप, आपके पास QR कोड भेजा जाएगा, उस पर आपको पेमेंट करना है। इस नंबर पर भी नहीं होगा, तो आपके पास QR कोड भेजा जाएगा, वहां पर आपको पेमेंट करना है। तो इसलिए भीड़ बहुत रहेगी। तो आप लोग डेमो वगैरह देख करके तैयार रहो और फिर उस पर मैसेज करना, ठीक है ना, कल से। लेकिन आज नहीं, आज मौका है, डेमो वगैरह देख लो। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 14 पतंजलि उत्पादों के लाइसेंस को निलंबित किया है? तो अभी हाल ही में 14 पतंजलि उत्पादों के लाइसेंस को निलंबित किया है उत्तराखंड सरकार ने। उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि पर फाइनली गाज गिरानी शुरू कर दी है। जब उत्तराखंड सरकार पर सवाल उठना शुरू हुए, जब उस पर भी फटकार लगनी शुरू हुई कि आपने एक्शन क्यों नहीं लिया, इतना बड़ा आपकी नाक के नीचे घोटाला हो रहा है, गड़बड़ी चल रही है, आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो? बाबा रामदेव जी जो हैं, ये लगातार ऐसे योग करा करा करके अपने प्रोडक्ट बेचते जा रहे हैं और फेक प्रकार से एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। तो इसको लेकर के आपने अभी तक एक्शन कहीं नहीं, क्यों नहीं लिया, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। तो अब उत्तराखंड सरकार ने 14 उत्पादों पर प्रतिबंध उसके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया है, प्रतिबंध नहीं लगाया है। तो यहाँ पर मैंने आपको एक वीडियो भी दी थी कि बाबा जी जो है बुरे फंस गए हैं पतंजलि मिसलीडिंग एड केस में। इस पर इन्होंने माफी भी मांगी, सुप्रीम कोर्ट को कहा कि हम माफी मांग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। जैसे जैसे जितने बड़े पेज में अखबार में छपवाए हो, वैसे फिर से माफीनामा छपवाओ। तो इन्होंने कहा ठीक है, 67 अखबारों में हम छपवा दिए हैं माफीनामा, ये छपवाए। लेकिन उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट नहीं माना। कुछ उत्पादों का अभी उत्तराखंड सरकार ने भी लगाना शुरू कर दिया है। फिलहाल बाबा जी का हेडक्वार्टर है उत्तराखंड हरिद्वार में, इसलिए यहाँ पर ज्यादा मामले देखने को मिले, मतलब उत्तराखंड सरकार पर ज्यादा प्रेशर डाला गया। इसीलिए क्योंकि आपके यहाँ उत्तराखंड में ही हरिद्वार में हेडक्वार्टर है, तो आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो? उत्तराखंड की बात करें अगर हम लोग, तो देहरादून इसकी राजधानी है और गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी है। पुष्कर सिंह धामी बीजेपी पार्टी से CM है, गवर्नर है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। उत्तराखंड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जिलों की संख्या 13 है, विधानसभा में 70 सीटें, लोकसभा में 5 और राज्यसभा में यहाँ से 3 सीट जाती है। और बाकी जितने भी ताल हैं वो यहाँ पर हैं, चंद ताल, सूरज ताल को छोड़ करके। अगला, किस देश ने वित्तीय संकट के बीच ट्रकों और भारी वाहनों से आयात पर प्रतिबंध हटा दिया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में श्रीलंका ने अपने देश में वित्तीय संकट के बीच में ट्रकों और भारी वाहनों से आयात प्रतिबंध हटा दिया है। यानी अब ट्रकों और भारी वाहनों से आयात हो सकेगा। ऐसा इन्होंने क्यों किया है? ऐसा प्रतिबंध इन्होंने कब क्यों लगाया था, पहले ये जान लो। एक्चुअल में मार्च महीने में 2022 के आसपास में ही, 2020 के आसपास में ही इनके यहाँ संघर्ष चल रहा था। और आपने देखा कि जनता जो है राष्ट्रपति भवन में घुस आई थी और उनके स्विमिंग पूल वगैरह में जाकर नहा रही थी। राष्ट्रपति साहब भाग गए थे गोटाबाया राजपथ से। अभी उन्होंने द कॉन्स्पिरेसी नाम से एक पुस्तक भी लिखी है, जिसमें उन्होंने बताया कैसे हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा गया था, और वो भी विदेशी ताकतों के द्वारा षड्यंत्र रचा गया था। फिलहाल द कॉन्स्पिरेसी नाम की बुक याद रखना आप यहाँ से। मार्च 2020 में वहां पर संघर्ष चल रहा है, तब से वहां की इकोनॉमी डूबी पड़ी हुई है। और उस इकोनॉमी, डूबी हुई इकोनॉमी को धीरे धीरे अब उठाने का प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ पर श्रीलंका ने आयात प्रतिबंधों को आंशिक रूप से हटाया है। किस पर? ट्रकों और भारी वाहनों पर। हालांकि अभी भी कार और यात्री वाहन, इन सब पर प्रतिबंध बरकरार है और बाकी चीजों पर हटाया। कुछ दिन पहले ही अगर आपको याद हो, श्रीलंका ने भारतीयों के लिए और भी कुछ देशों के लिए मुफ्त वीजा स्कीम शुरू की थी कि 6 महीने के लिए फ्री वीजा स्कीम है, आओ आप हमारे यहाँ, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिले। थोड़ा
विदेशी मुद्रा भंडारण बढ़ सके, क्योंकि इनका विदेशी मुद्रा भंडारण बिल्कुल डूबा पड़ा है, ठीक है ना। श्रीलंका की अगर बात करें तो श्री जयवर्धने पुराकुट्टी राजधानी होती है, प्रधानमंत्री हैं दिनेश गुणवर्धने, मुद्रा श्रीलंकाई रुपया होती है। अगला, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट पेश की? तो अभी हाल ही में आईआईटी गुवाहाटी ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी ने एक इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट सेट तैयार किया हुआ है। 3D प्रिंटेड मतलब कि 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से बनाया गया एक डमी बैलेट यूनिट। बैलेट यूनिट मतलब कि जहां पर वोटिंग किया जाता है, जो बैलेट होता है चुनाव वाला, वो इन्होंने ये बनाया हुआ है। ऐसा बना करके इनको क्या मिला? क्या ये ईवीएम का प्रोटोटाइप बना दिया, मतलब कि ये इससे वोटिंग होगा? नहीं, ये एक प्रकार से न्यूज में आने के लिए कि देखो 3D प्रिंटिंग के जरिए हमने ये डमी बैलेट बनाया है, चुनाव अभी चल रहे हैं, ईवीएम ऐसा होता है, और ये न्यूज जब आ जाएगी तो लोगों में एक प्रकार से अवेयरनेस फैलेगी कि हाँ ठीक है, वोटिंग करना है, तो इसके प्रति इन्होंने एक संदेश दिया हुआ है। तो ये 3D प्रिंटेड है डमी बैलेट, ठीक है ना। 3D प्रिंटेड जब बात आ रही है तो आप जरूर याद रखना, भारत में 3D प्रिंटेड पहली इमारत जो बनी थी वो पोस्ट ऑफिस थी, कर्नाटक में स्थापित की गई थी पहली 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस। फिर 3D प्रिंटेड मंदिर एक बनाई गई, वो तेलंगाना में बनाई गई है, ये भी याद रखना, ठीक है। चलिए, तो आईआईटी गुवाहाटी ने इसे मकई स्टार्च से बनाया हुआ है, और ये पूरी तरीके से बायोडिग्रेडेबल है। मतलब इन्होंने ये भी दिखा दिया कि पूरी तरीके से बायोडिग्रेडेबल टाइप का भी बनाया जा सकता है, जो कि पर्यावरण के अनुकूल होगा और 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से बेस्ड होगा, यानी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी से होगा। तो ये स्वीप और आईआईटी गुवाहाटी के बीच एक सहयोग के साथ बनाया गया। स्वीप मतलब सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन सेल। तो ये चुनाव आयोग की ही एक संस्था है, कह सकते हो, यूनिट है। अब आईआईटी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस आए हैं पिछले दिनों में, उनका रिवीजन करेंगे हम लोग। जैसे आईआईटी मद्रास ने भारत की पहली मोबाइल मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन सुविधा शुरू की, और आईआईटी जोधपुर ने रोग ट्रैकिंग के लिए नैनो सेंसर विकसित किया। आईआईटी बॉम्बे ने कैंसर के लिए कार्टी सेल थेरेपी शुरू की। इसके अलावा आईआईटी मद्रास ने अखिल भारतीय अनुसंधान विद्वान शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। आईआईटी गुवाहाटी ने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान लॉन्च किया, और आईआईटी जम्मू ने भारत का पहला ध्वनि बेस्ड यानी वॉइस बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम लॉन्च किया है। अगला, अप्रैल 2024 में इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन यानी आईवीएमए का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो अप्रैल 2024 में आईवीएमए के नए अध्यक्ष बन गए हैं डॉक्टर कृष्णा इला। डॉक्टर कृष्णा इला दोस्तों, ये भारत बायोटेक नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो आप कल की वीडियो देख लेना, उसमें मैंने बताया हुआ है। भारत बायोटेक वही कंपनी है जिसने कोवैक्सीन बनाई थी, और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वो कंपनी है जिसने कोविशील्ड बनाई थी, ठीक है। अब यहाँ कोविशील्ड बनाने का मतलब ये नहीं है कि कोविशील्ड अभी आप सर कहे कि एस्ट्राजेनेका ने बनाई है। एक्चुअली में देखो हुआ क्या, इसीलिए कह रहा हूँ, कल वाली वीडियो देखो, क्लियर हो जाएगा। एस्ट्राजेनेका ने अपना फार्मूला दिया था, एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड ने अपना फार्मूला दिया था, और कोविशील्ड जो है वो प्रोड्यूस की गई सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में, जबकि भारत बायोटेक ने अपना वैक्सीन ही बनाया भारत बायोटेक में, ठीक है। तो भारत बायोटेक के जो अध्यक्ष और सीईओ हैं कृष्णा इला, ये अब होंगे भारत में इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के अध्यक्ष। अब ऐसा नहीं है कि जो ये मामला आया है उसके बाद ये बदले गए हैं, क्योंकि इससे पहले आधार पूनावाला ही थे इसके अध्यक्ष, तो उनकी जगह पर ये आए हुए हैं। तो ये बिल्कुल मत लिंक करना कि वो जो अभी मामला चल रहा है उसकी वजह से आए हैं। उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है, उसके बाद इनको नियुक्त किया गया है, और ये तय था। तो यहाँ पर ये अध्यक्ष बनाए गए हैं, ठीक है ना। जैसे हर चीज का एसोसिएशन होता है, मैं कई बार आपको बताता हूँ, हर जगह एक एसोसिएशन होता है, ऐसे ही वैक्सीन के मैन्युफैक्चरर्स का ये एसोसिएशन है। तो इसमें वैक्सीन के जो मैन्युफैक्चरर हैं टॉप, वो बारी बारी से अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं। तो अभी 2019 से लेकर के 2024 तक आधार पूनावाला थे, और अब इनके कृष्णा इला नियुक्त किए गए हैं, आधार पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, ठीक है। इनका कार्यकाल 2 साल के लिए होगा, 2024 से 2026 तक, ओके। और उपाध्यक्ष महिमा दत्तला को बनाया गया है, और वहीं डॉक्टर हर्षवर्धन जो है इसके महानिदेशक बने रहेंगे। अगला, वर्ष 2024 में कितने लोगों को लक्षु महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों वर्ष 2024 में ना अभी 10 लोगों को एक साथ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, लक्षु महाराज पुरस्कार से। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा कैच है, ध्यान से देखिएगा। वर्ष 2024 में सम्मानित किया जाएगा 10 लोगों को, लेकिन अगर वर्ष 2024 के लिए पूछा जाए तो के लिए सम्मानित किया जाएगा केवल एक को।
एक्चुअली में लक्षू महाराज पुरस्कार जो है ना, ये 2010 से दिया ही नहीं गया। तो लक्षू महाराज जी ये हैं, ये बहुत ही फेमस कथक कथक नर्तक थे और इनका निधन हो चुका है। तो इनके सम्मान में ये दिया जाता है। 2014 में लास्ट वाला दिया गया था, लेकिन उसके बाद से दिया नहीं गया। तो 10 सालों का एक साथ अनाउंस कर दिया गया। ये पूरी लिस्ट है, यहाँ पर आपको नहीं शो हो रही होगी, मैं आपको यहाँ से दिखा दे रहा हूँ। तो 10 सालों का एक साथ अनाउंस किया गया, क्योंकि पिछले 10 सालों से दिया नहीं गया था। लेकिन उसमें एक साल गैप किया गया 2020 वाला, क्योंकि 2020 में कोविड था, कोविड के कारण नहीं दिया गया। तो ये माना गया कि भले से हम लोग अभी अनाउंस कर रहे हैं, लेकिन अगर तब देते होते, आते होते, तो कोविड के टाइम नहीं देते, जैसा कि बहुत सारी चीजें संस्थाएं नहीं दी थी उस टाइम कोई भी। तो कोविड के कारण 2020 वाला नहीं दिया गया। बाकी आप देखो सीरियल वाइज यहाँ लिखा गया है, जैसे उमा शर्मा को 2015 के लिए, रमा वैद्यनाथ को 2016 के लिए, उमा डोगरा को 2017 के लिए, हेमा मालिनी को 2018 के लिए, संध्या पुरीचा को 2018 के लिए, यहाँ पर 2018 के लिए 2 को, सायरा बानो को 2019 के लिए, डॉक्टर मालविका को मित्रा को 2021 के लिए, प्राची शाह को 2022 के लिए, असीम बंधु भट्टाचार्य को 2023 के लिए और पंडित राजेंद्र गंगनी को 2024 के लिए दिया गया लक्षू महाराज पुरस्कार। कब दिया जाएगा? तो अगस्त में, 31 अगस्त 2024 को लखनऊ में दिया जाएगा। ठीक है जी। तो ये कथक के सभी लोग नर्तक वगैरह हैं, कथक से संबंधित है, इसलिए दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस आज के दिन से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। ये पीडीएफ आपको डिटेल के साथ भेज जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, तो आप वहां से डाउनलोड कर लिया करो। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग, अच्छा लाइक नहीं किए हो तो भाई लाइक कर दो यार, लाइक कर दो और सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो। कल मैंने पूछा था संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, उसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत कहाँ पर है, तो भारत है 42वें पर। आज आपको क्या बताना है? आज बताना है यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है या लोकगीत है। इसके अलावा भारत की पहली ओडिया न्यूज एंकर का नाम क्या है। दोनों क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, आप दोनों का आंसर दे सकते हो। जल्दी से इसका कमेंट करके आंसर बताइए। वीडियो कैसी लगी है ये भी बताइए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।